बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फराह में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मौसम इस्लामाबाद में बादल छाए हुए, उसी तरह सर्दी कल से ज़्यादा है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि शायद सर्दी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि हमें बताया भी यही गया था कि सर्दी ज़रा फिर थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और आगे कुछ दिनों के बाद यानी 26 तारीख के आसपास दोबारा से बारिश और बर्फबारी के साथ थोड़ी सी सर्दी फिर लिफ्ट करेगी। लेकिन चूँकि थोड़ा बहुत मौसम में चलता है ऊपर नीचे, तो आज अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो अनएक्सपेक्टेड ही लग रहा है कि सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा है। और उसके साथ उसकी वजह ये भी होती है ना कि जब आपने कुछ कपड़े ऐसे पहने जो ज़्यादा गर्म हो तो आपको कम एहसास होता है। और दूसरी बात होती है बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पे आप निकलें किसी भी गर्म जगह से और ठंडी जगह पे आके खड़े हों तो कुछ देर लगती है उस सर्दी का एहसास करने में, क्योंकि जब तक आप उस गर्मी के इस एहसास से निकलते हैं और जो एक्चुअल आपके इर्द गिर्द टेम्परेचर होता है, हालात होते हैं, उनको महसूस करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है, हम किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, अचानक किसी दूसरे शख्स के हालात देखते हैं, सोचते हैं और हमें लगता है कि इतने नहीं हैं बुरे जितने कि वो कह रहा है या जिसे उसे एहसास हो रहा है। मुसीबत ज़रा खिंच जाए तवील हो जाए, तकलीफ़ ज़रा खिंच जाए तवील हो जाए, तो वो लम्हे जो है वो और भी ज़्यादा तकलीफ़देह होते चले जाते हैं। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ इंसान की जो बर्दाश्त है, उसका जो हौसला है, वो जवाब देता चला जाता है। और फिर एक टाइम वो आता है कि जिस टाइम पे उसके लिए चीज़ें जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच जाती हैं। सो ये एक तो बात मौसम के हवाले से मेरे ज़हन में आ रही थी। एक और बात जो कि मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ आज जुमातुल मुबारक, और उस हवाले से खूबसूरत हदीस मुबारक जिसमें हमें बताया गया है कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो किसी एक अच्छे इंसान के किरदार के औसाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि इंसानी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा इंसानी माशरा जहाँ हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम आहंगी के साथ रह सकें और एक दूसरे की जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत बना सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से लेके चल सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमानत की सिफत नहीं रखता वो ईमान नहीं रखता, और जो अहद का पास नहीं रखता वो दीन नहीं रखता। सो ऐसे लोग जो कि इन दोनों सिफात से खाली होते हैं और हमें लगे कि वो हमारे इर्द गिर्द बहुत दावेदार हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो हमें समझ जाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नाउज़ुबिल्लाह गलत नहीं हो सकते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफ़ाइन की हुई जो नफ्सियात हैं वो भी गलत नहीं हो सकती। इसका बहुत गहरा ताल्लुक इन बातों का हमारी नफ्सियात के साथ है, इसलिए कि ईमान और दीन महज रस्मी और महज कोई रूहानी किस्म की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इनका हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ऐसा शख्स जो कि इमानत नहीं रखता और वो किसी भी दूसरे शख्स की दी हुई चीज़ पे या किसी दूसरे की चीज़ और उसके हक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, और वो अपने पास रखी हुई किसी दूसरे की चीज़ को नहीं वैल्यू कर सकता और उसके ऊपर भी नज़र रखता है, तो वो शख्स यकीनी तौर पर किसी भी तरह के एथिक्स और मोरालिटी से खाली होता है। और यही तो ईमान है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अखलाकियात हों, उसका कोई ना कोई तो ज़ाब्ता अखलाक हो, कोई ना कोई तो हदबंदी होनी चाहिए। और इसी तरह से दीन ये है कि हमने एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके पे रहना है, और उस बेहतरीन तरीके पे रहने के लिए वो तमाम आदात और अतवार अपनाने हैं जो कि हमें इसके लिए दरकार होंगे। तो अहद इसमें एक बहुत बड़ी बात है। आपने मुझसे जो वादा किया, मैंने आपसे जो वादा किया, आपने मुझसे जो कमिटमेंट की, मैंने आपसे जो कमिटमेंट की, हो सकता है कि उस एक कमिटमेंट के ऊपर हमने बहुत सारे और ऐसे काम किए हों जो कि आपकी कमिटमेंट पूरी ना करने से या मेरी कमिटमेंट ना पूरे करने से हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और इस तरह की मुश्किलात हम ज़िंदगी में अक्सर देखते हैं जब हमारा वास्ता और ताल्लुक जो है बदअहद लोगों से पड़ता है। सो अल्लाह करे कि दोनों सिफात जो हैं वो हमारे अंदर पैदा हों, अमानत की भी कि हमारे अंदर ईमान बाकी रहे, और अहद को कायम रखने और अहद का पास रखने की भी, ताकि हम दीन से फारिग ना हो जाए, दीन से भी हमारा ताल्लुक और वास्ता रहे और अल्लाह ताला हमें दीन और ईमान की दौलत जो है वो अता फरमाए। आज का जो शो है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो हकीम रिजवान हमें मिलते हैं जुमे के दिन और बताते हैं हमें कुछ ऐसे नुस्खे जिनको कि आज तक हम सब सुनते आए उनसे, लेकिन अब वो बना के बताते हैं कि किस तरह से हम उस एक चीज़ को तैयार कर सकते हैं किसी भी मसले के लिए। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है जो सर्दियों में हमें ज़्यादा फील होता है, ख़ासतौर पर उम्र ज़्यादा हो तो भी फील होता है। तो हिकमत के हवाले से आज वो उसके कुछ कह रहे हैं तीर बहदफ नुस्खे हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, ताकि आपको अगर इस तरह का कोई मसला है तो उसका हल आप आराम से तलाश कर सकें। उसके साथ हमने आज जो सिलसिला, जैसे मैं सुबह में बात कर रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के हवाले से जो सेगमेंट है हमारा, उसमें डॉक्टर कमल हमें ज्वाइन करेंगी और बात हम कर रहे हैं कि इंसान के इंसान पर क्या हकूक़ है। हमने आज तक हकूक़ को डिफ़ाइन किया ना, माँ का हक, बीवी का हक, बहन का हक, औरत का क्या हक है इंसानी माशरे में, एक ऐसी औरत जिसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मर्द, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बूढ़ा जो आपका कुछ नहीं लगता लेकिन है तो इंसान ना, तो इंसानों के इंसानों पर कौन से हक बांधे गए हैं और उन हकूक़ में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फ़राइज़ आती हैं एक शख्स के ज़िम्मे और दूसरे शख्स का वो हक होता है। आज इन चीज़ों के बारे में हम आप बात करेंगे और जानेंगे। और उसके साथ साथ आज हमने दावत तो दे रखी है
अपनी मेहमान को, और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA पलवशा जो हैं, उनका कमिटमेंट है कि वो आएंगी समहाउ। सुबह से जब से हम उनसे कोऑर्डिनेट करने लगे उनका नंबर बन जा रहा है और उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे अब उनके हतमी प्रोग्राम का पता नहीं है इस वक्त कि वो उनका क्या इरादा है। रात तक जो आखिरी गुफ्तगू हुई थी उसके मुताबिक तो वो तशरीफ़ ला रही हैं। सो लेट्स सी कि वो लाइव प्रोग्राम में हमें किस वक्त तक ज्वाइन करती हैं। उनकी कमिटमेंट हमें यहाँ पे पहुँचने की 9 बजे की थी। शी इज़ नॉट हियर सो फार। सो लेट्स सी कि वो कब हमें मीट करती है, और अगर वो नहीं आएंगी तो फिर हम उस हिसाब से प्रोग्राम में कुछ ना कुछ और ऐसा करेंगे जिसमें आपकी बातों के साथ साथ कोई प्रोग्राम ऐसा जो कि आपने देखा हो, जिसमें कि हमारी किसी मेहमान से मुलाकात हो, हम आपके लिए रीरन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा है इस्लामाबाद में। अगर आप आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कराची में भी सर्दी हो रही है, वैसे तो बारिश भी हुई है। अच्छा, चले जबरदस्त जी जी। और माशाल्लाह से स्टार्टिंग जो प्रोग्राम की आज है वो बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह से जो हज्जतुल विदा का जो खुतबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मुताबिक ही आपने सब बात की है जी। ये बहीकी, इमाम बहीकी जो है उनकी रिवायत में से है ये हदीस मुबारका जो कि मैंने अभी आपको सुनाई है। हेलो जी जी, आपको बहुत शुक्रिया साथ रहने का। मुझे ब्रेक की इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से बातें भी करूंगी, कॉल्स भी लूंगी, और अंदर हकीम साहब भी स्टूडियो में हमारे मुंतज़िर हैं। सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आपकी मुलाकात कराती हूँ हकीम रिजवान हफीज़ मलिक से, जो कि आज जोड़ों के दर्द के हवाले से हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या कुछ कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ये जोड़ों का दर्द क्यों होना शुरू हो जाता है बाज़ लोगों को जवानी में ही? इतने भी इतनी उम्र भी नहीं होती। बहुत सी वजूहात हैं। पहले वक्तों में होता था जोड़ों का दर्द का पेशेंट आता था तो कुछ जॉइंट पेन की मेडिसिन दिया करते थे। अच्छा। लेकिन आजकल जो टाइम गुजर रहा है इसके मसाइल बढ़ रहे हैं ना, बहुत सी रीजन इसकी इजाफा हो रहा है। सबसे पहले तो यूरिक एसिड का इशू है। अच्छा। यूरिक एसिड का अगर मसलसल बढ़ा रहे तो जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा। उंगलियों के फिंगर से, पैर की उंगलियों से शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे। उसके बाद ये देखा गया कि विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, विटामिन ई की कमी, इनकी वजह से भी जोड़ों का दर्द होता है। इस तरह से आम लोग अगर डायरेक्ट जोड़ों का दर्द का इलाज शुरू कर दें तो बात होता है कि कमियां कोई और हैं, डेफिशिएंसीज और हैं, तो वो दवाई फायदा नहीं कर रही ना। ठीक है। इसलिए फिर उसको हम आमतौर से सजेस्ट करते हैं कि पहले टेस्ट करवाएं। यानी जिस शख्स को भी जिस्म में दर्द की या खास जोड़ों में दर्द की शिकायत हो वो पहले अपने ये टेस्ट जो है करवा के चेक कर लें कि ये दोनों तीनों चीजें जो हैं ये कैसी हैं। इसकी वजूहात वही हैं, खुराकें प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है खुराकें। पहले खुराकें अच्छी थी, वही जो हम हमेशा बात करते हैं कि खुराक अच्छी रखें, हेल्दी फूड रखें। जो पहले वक्तों में खुराकें होती थी उन खुराकों की तरफ वापस जाएं तो इंशाल्लाह ये काफी सारे मसाइल वैसे ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर ये देखा गया कि कई घुटनों में जोड़ों की दर्द शुरू होती है, घुटनों में दर्द शुरू हुई और वो कड़क कड़क की आवाजें आती हैं, तो वो लोग जोड़ों का दर्द का इलाज शुरू कर देते हैं। सही। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा आज हम बना के बताएंगे। दूध में बई दाना का इस्तेमाल जो है, ठीक है, तो वो अकेली चीज ही बहुत काफी होती है। यानी अगर घुटनों में से आवाजें आ रही हो, लेकिन पहले मुझे आप यूरिक एसिड का बता दें जो आपने कहा कि अगर बड़ा यूरिक एसिड के लिए तो बेहतरीन चीज जो सबसे पहले तो गजाई परहेज है ना, फ्राइड चीजें नहीं खानी और मुर्गन गजा ज्यादा नहीं खानी। और अगर खाएं भी, अगर गोश्त खाएं जरूर खाएं, थोड़ा बहुत खाएं, उसके साथ गाजर और मूली का सैलड खाएं ताकि वो फिर बैलेंस कर देता है ना उसको। फिर इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से छली के बाल, एक छली के बाल और चंद दाने, 5 से 7 दाने सौंफ के, इसका कावा बना के सुबह और शाम 2 टाइम इसका कावा बना के पिए। अच्छा। जबरदस्त चीज है ये। कितने दिनों में इससे यूरिक एसिड जो 10-12 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा यूरिक एसिड। अच्छा। अगर 8-9 तक भी होता है तब भी वो मोर देन आइडियल हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेहतर। और उसके साथ परहेज जो है वो मुकम्मल रखें। परहेज तो साथ करना पड़ेगा, यानी गोश्त को मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। हाँ जी। अच्छा। अगर गोश्त थोड़ा बहुत खाएं, एक आध पीस खा लिया करें ना, तो उस सूरत में फिर ज्यादा गोश्त खाएं, कभी दावत शावत में खाना पड़ जाता है, तो उस सूरत में गाजर और मूली का सैलड का इस्तेमाल किया जाए साथ, गाजर और मूली।
और ये छल्ली के बाल उबाल कर पीने से सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डाल के आप समझते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा? इससे बेहतर नुस्खा पूरी दुनिया में कोई नहीं यूरिक एसिड के लिए। अच्छा। इतनी जबरदस्त चीज है ये। सही। और ये बल्कि जो स्वेलिंग होती है जिस्म पे उसको भी ये सेटल करता है किसी हद तक। अच्छा। हाँ जी। जी। अच्छा, फिर छल्ली के जो कोलेस्ट्रॉल बाल हैं का- वो ताज़ा ताज़ा छल्ली के बाल लें या पुराने कोई बाल? भी ले लें। अगर बाजार से पुराने लें तो उसको फिर थोड़ा धो के ठंडे पानी से, तो फिर उसके बाद उसको पानी में बॉयल करें। सफाई सुथरे का खास ख्याल रखें। ठीक है। फिर कोलेस्ट्रॉल की मसलसल ज्यादती भी जो है ना वो भी बाज़ वक़्त दर्दों का बाइस बनती है। अच्छा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने पहले भी एक बताया था, अजवाइन और सौंफ, सना मक्की और त्रिफला, ठीक। उसके 250 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक ही कैप्सूल उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा? बहुत ठीक हो जाएगा। अच्छा। दुनिया में जितनी मेडिसिन भी आ रही है ना कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, तमाम मेडिसिन लीवर एंजाइम बढ़ा रही हैं, मतलब लीवर को डैमेज कर रही हैं, लेकिन ये सेफेस्ट भी है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इसका असर। तो जो भी अगर कोई अपनी मेडिसिन ले रहा है तो मेडिसिन के साथ इनको भी ट्राई कर सकता है, और फिर जब उन्हें लगे कि उनका वो जो पहले ये इस्तेमाल टारगेट करें, है। अगर इससे फायदा अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो फिर कोई और चीज जरूर लेना, ठीक है, लेकिन इसी से इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तीसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात ये जिसे डिप्रेशन कहते हैं हाँ जी। या परेशानी कहते हैं, तशवीश जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है या किसी वजह से दबाव का शिकार होते हैं, उनको भी दर्द की शिकायत रहती है। वो जिस्म में तो नहीं, पट्ठों में अक्सर शिकायत जोड़ों में करते नजर आते हैं। अगर इस तरह का कोई मसला चल रहा हो तो क्या उसका भी हिकमत में इलाज है? जी हाँ, उसके लिए एक तो वो डिप्रेशन के लिए बताया हुआ हमने असगंध नागूरी और सतावर, ठीक। इन दोनों चीजों को बराबर वजन में बारीक पीस लें और इसके 250 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल ये खाएं। और पट्ठों की ताकत के लिए लौंग की जो ऊपर डोडियां सी होती हैं, जी जी, उनको बारीक पीस के शहद में पेस्ट सी बना के वो 1/4 चम्मच एक टाइम पे खा लें नीम गर्म दूध के साथ, सही, तो बहुत काफी है। और रात सोते वक्त 1 चम्मच शहद का 1 कप गर्म दूध में हल करके तो वो पिए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात जैसे हम देखते हैं कि जॉइंट पेन तो नहीं है, लेकिन बच्चे हमें शिकायत करते नजर आते हैं कि पाँव में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, जिसे कहते हैं ठंड लगी है, ठंड की वजह से दर्द हो रही है। सर्दियों में अक्सर वो हो भी रही होती है इस तरह की, और उन्हें ग्रोइंग पेन्स भी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं। तो इस तरह की जब दर्द की शिकायत हो तो क्या उसको फौरी तौर पे कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ जी, उनके लिए बेहतरीन चीज यखनी है। विंटर शुरू हो तो उनको यखनी का इस्तेमाल शुरू करवा दें, ठीक है, और उनकी खुराक की तरफ खास तवज्जो दें। उनका कैल्शियम टेस्ट कराएं, ठीक। कैल्शियम की कमी बच्चों में बहुत होती है। सही, फिर पहले वक्तों में बादाम माएँ दिया करती थी, भिगो के छिलका उतार के दूध में शेक करके वो बादाम दें, चारों मगज दें उनको, ठीक, और एक सब्ज़ इलायची उसमें डाल दें, वो जायका भी उसका अच्छा हो जाएगा। सही, तो बादाम वाला दूध बच्चों को दें, 2 टाइम दें, और साथ में यखनी का 1 कप दे दें। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र जी। एक जुमला आज के टॉपिक के लिहाज से, उसके बाद हकीम साहब से कुछ पूछना है। फरमाइए। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान के हुकूक में अगर इंसान सिर्फ इतना सा फॉलो कर ले कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो खातून हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगर हम उसे फायदा नहीं पहुंचा सकते तो सिर्फ इतना सा अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो जानने वाला हो, गैर हो, या कोई भी इंसान हो। बिल्कुल और बिल्कुल जबरदस्त। हकीम साहब से आपने मैं- तो हदीस मुबारका को अपने अल्फाज में बयान कर दिया ना कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ की इज़ा से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरमाइए। तो मैं और हकीम साहब से ये पूछना चाहूंगी कि बॉडी एक का मुझे प्रॉब्लम है, लाइक विटामिन डी और यूरिक एसिड मेरे ठीक हैं, और शुगर, ब्लड प्रेशर कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि सुबह में जब मैं सो के उठती हूँ, सारा दिन मैं फ्रेश रहती हूँ, सब काम वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, लेकिन रात में अगर मैं पेन किलर लेना भूल जाऊँ तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे तकरीबन हर बोन में पेन फील होता है, उसमें किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्टिब्रल कॉलम में और इवन लॉन्ग बोन्स में और शॉर्ट जॉइंट्स में सब में एक किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन सब में ऐसा लगता है कि फील होता है कि पेन है। और फिर उसके बाद जब मैं बिजी हो जाती हूँ अपने काम में तो वो मतलब सेटल हो जाता है। नींद तो कैसी 50 है? इयर्स मेरी एज है। नींद कैसी इस है? लिहाज से मैं पूछना चाहूंगी कि नींद कैसी है आपकी? नींद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है, नींद मेरी ठीक। ठीक है। सर्वाइकल का वैसे मुझे प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन मेरी बड़ी हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा तकिए वगैरह का मुझे वो रखना पड़ता है सही। प्रॉपर, लेकिन अदरवाइज एज सच आर फैक्टर वगैरह, रोमेटॉइड वगैरह सब नेगेटिव हैं, ठीक है, लेकिन साथ उसके रहिए। बावजूद ये मसला है। साथ रहिए, हम बात कर रहे हैं जी। जी, इनके लिए वो एक 50 साल से ऊपर वैसे भी हड्डियों का भुरभुरापन जी, और इस तरह की बहुत सारी बिल्कुल, बातें हम सुनते बिल्कुल। हैं। हमने पिछले दिनों वो मजून मकवी बदन बनानी बताई थी, एक तो इनको उसका इस्तेमाल करें, अच्छा। और जैसे तल्लत ने पंजीरी बनाई थी वो पंजीरी भी इस्तेमाल करें। अच्छा। फिर काले चने शोरबे वाले पका के जिस पानी में भिगोएंगे पहले उसको धो लें, ठीक। फिर जिस पानी में भिगोएंगे उसी पानी में पकाने हैं, सही। और कोशिश करें कि वो मिट्टी की हंडिया में या तांबे की देश की में, कले की भी उसमें पकाएं।
ये हफ्ते में 2 दफा काले चने खाएं, ठीक। शोरबे वाले, और इसके अलावा रात का खाना वैसे भी शोरबे वाला इस्तेमाल करें। ठीक। यखनी ये भी पिए। एक नुस्खा आज बना के बताएंगे, वो मेरा ख्याल इन्हीं के लिए होगा वो इंशाल्लाह। चले फिर चलते हैं उस तरफ जी, ठीक है। जहाँ पे कि हम देख सकें कि आज आप क्या हमें बनाना बता रहे हैं। और वो जॉइंट्स पेन के तमाम लोग, भले वो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, भले वो कोलेस्ट्रॉल, 70% लोगों के मसाइल आज के सेगमेंट से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। किचन में आइए, और किचन में जो चीज़ें डल रही हैं आज हमारी सारी, उसमें क्या क्या कुछ शामिल है। अरे ये तो ढेर है चीज़ों का। जी, ये 2 नुस्खे हैं। सो फिर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप तैयार कर सकते हैं घर में ही एक ऐसा नुस्खा जो आपको जोड़ों के दर्द में और इस तरह की तकलीफ में मदद दे। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। जी हकीम साहब, क्या क्या कुछ डल रहा पहले है? तो ये बई दाना है, इसको तो क्लोज बता दें। मुश्किल से मिलता है ये? बई दाना ये आराम से मिल जाएगा, हर जी, जगह हर दस्तयाब होगा? हर जगह मिलता है, लेकिन उसको जब किसी से खरीदें तो उसको हाथ पे रख के देखें, सफाई सुथराई उसमें नजर आ रही हो। ठीक है। ये 1 गिलास दूध लेना है। दूध डब्बे का भी हो सकता है? नहीं, कोशिश करें भैंस का ही दूध हो, ठीक है। बेशक थोड़ा पानी मिलाई हो। ये आग जल रही है? जी। अच्छा, तो हमने दूध, 1 गिलास दूध को हल्की आंच पे या थोड़ा सा, ये आपने माशाल्लाह किंग साइज ग्लास लिया है, हाँ जी, बस तो इतना ही ग्लास लेना इतना है? ही गिलास। ठीक है। और इसमें तकरीबन 2 चम्मच, 2 बड़े खाने के चम्मच, चम्मच। ठीक है, ये तकरीबन 1 चम्मच हो गया। सही। ठीक है, ये 2 चम्मच इसमें पकाने हैं, डालकर हाँ जी। पकने रख देना हमने। ये इसको रख देना, और ये जब तकरीबन निसफ हो जाएगा, रह जाएगा दूध, इसको फिल्टर करके स्ट्रेन करके, तो ये दूध डेली पीना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जॉइंट में कड़क कड़क की आवाज आती है घुटनों में से, नहीं, कड़क चलते का फिरते। मतलब तो ये होता है कि फिर अक्सर उनको उसमें जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की शिकायत होती है। हाँ जी, उसमें आमतौर पर ये होता है, जो ज्यादातर होता है वो लुब्रिकेशन जो होती है ना जॉइंट में, उसकी कमी हो जाती है, उसमें खुश्की हो जाती है। सही। ये डॉक्टर डायग्नोज भी उनका यही करते हैं ठीक है, जब उनके टेस्ट करने के इससे बाद। वो पूरी हो जाएगी? इससे इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ये रोजाना पीने से? ये डेली ये पीना है, 10-12 दिन पी के फिर कुछ गैप दे दें, फिर 10-12 दिन पी कितनी सुबह पीना है, शाम में पीना है, रात इस में कोई पीना है? टाइम की पाबंदी नहीं, सुबह के टाइम पीना वैसे ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद ये अगला जो नुस्खा है जो जॉइंट पेन का, ये सकमोनी है, ये 5 ग्राम है। ये काला दाना है, सही। इसको इश्क पेचा भी बोलते हैं, लाहौर के लोग, पंजाब के लोग इसको ज्यादा इश्क पेचा बोलते हैं। ठीक है, ये कलवंजी है, सही। ये मेथी दाना है जो बारीक वाला है। फिर ये सुरंजान तलख है 10 ग्राम, मुसब्बर 10 ग्राम, सूंड 10 ग्राम, तुरबत 10 ग्राम, सुरंजान शीरी 10 ग्राम, और अजवाइन खरासानी। एक अजवाइन जो होती है ना, अजवाइन देसी, वो होती है मैदे के पौंडे से। सही। ये अजवाइन खरासानी जो है, ये है जॉइंट पेन के हवाले से। अच्छा, ठीक है। सो अजवाइन खरासानी, ये सब कुछ हमने ग्राइंड करना है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने इसको ग्राइंड करने के लिए जब रखना है तो उसमें फिर हम इसको चढ़ाएंगे। मेरे से तो नहीं खुल रहा है, हालांकि हमारी टीम का कोई मेंबर इसको आके खुल गया फाइनली। इसमें डालिए आप भी। अच्छा, तो ये सारी चीजें इसमें डालते जाएं? जो 2-4 चीजें पहले डाल लें जो इसमें आ जाएं। आ जाए। बिल्कुल सही। तो हम इनको करते हैं ग्राइंड जनाब डाल के, और आपने भी घर में इसी तरह ग्राइंड करके एक दफा क्वांटिटी बना के रख लेना अच्छा जी, है, बिल्कुल। या फिर ये कि हफ्ते की बना लें और फिर दोबारा बना लें और नहीं, फिर ये दोबारा महीना 1.5 महीने के लिए बनाई जा सकती है। अच्छा, और कितनी देर में उनको इसका जो है ना फाका महसूस होगा, और कितने अरसे के लिए जब ये शुरू करेंगे 5वें-6ठे दिन से बेहतरी शुरू हो जाएगी, और 1 महीने में या 40 डेज में इंशाल्लाह वो बेहतरी आ जाएगी मुकम्मल। तो जो क्रॉनिक बहुत मतलब पुराने उनको ये patient- 2 से 3 माह इस्तेमाल करना होगा। सही। अच्छा, जब एक दफा फर्क पड़ जाए तो उसके बाद भी वो इसको लेते रहे? कभी कभी ले लें जब कभी जरूरत पड़े, लेकिन बाद में जरूरत नहीं है। ठीक है। सिर्फ खुराक की तरतीब ठीक रखें और बादी चीजें ज्यादा ना खाएं। सही, तो बेहतर हो जाएगा। जी हाँ। अच्छा हकीम साहब, मतलब इसके साथ और बहुत सारे मसले जुड़े होते हैं ना, बाज़ ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल चल रहा होता है, तो ये हर एक चीज में सूटेबल होगा? जी इंशाल्लाह। इसकी वो क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो हम इसको ऑन करके ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
खुशामदीद और सबब खैर जनाब। हमने बनाया है अपना एक नुस्खा तैयार कर लिया, आपके सामने ग्राइंड किया और अब हम ग्राइंड करने के बाद दूसरा जो है उसकी तैयारी के प्रोसेस में है और उसको नहीं, हम अभी डाल वो रहे हैं। पहले वाला मुकम्मल करते हैं। अच्छा, वही वाला मुकम्मल है। 2-3 चीजें उसकी रहती है। ठीक है, सो इसमें काला दाना है, सकमोनिया। अच्छा, इसमें सकमोनिया जो है वो 5 ग्राम है, बाकी सब चीजें 10-10 ग्राम है। तो ये इस तरह के पाउडर की शक्ल में आता जाएगा। मुझे बताएं इसको खाएंगे कैसे है साहब? इसकी टैबलेट बनाएंगे, अभी टैबलेट बनाकर बताएंगे। अच्छा, हाँ जी। सही से टैबलेट बनने का जो प्रोसेस है वो भी आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट चलाई गई, कैसे हैं? फराफिया कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। फराफिया आपका बहुत अच्छा शो है, मैं कब से कितने सालों से ट्राई करूँ। आज मेरी कॉल आपकी तरफ मिली है। मैंने हकीम रिजवान से ये बात करनी थी फरमाइए, क्या पूछना है? कि मेरे 3 माह का बेटा है छोटा और मुझे उसको मैं फीड भी करवाती हूँ अपना, ठीक, तो मुझे कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, आप साथ रहिए, हम इस बारे में बताते हैं आपको। जी हकीम साहब, इसको उनको गाइड कीजिएगा। और साथ में अब हम इसको ग्राइंड करने लगे हैं और ग्राइंड करके कितनी देर में ये घर के ग्राइंडर में भी हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई ग्राइंडर का खतरा तो नहीं है, चीजें सख्त तो नहीं होती। डन जनाब। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो बात कर रहे हैं ना, उसके लिए बेहतरीन चीज जो है वो है अच्छा हकीम साहब, मुझे सना लगता है मक्खी। आप किचन में कभी भी नहीं गए हुए, है ना? जी वो नहीं, असल में मेरे उधर दुआखाने में जो ग्राइंडर है वो जरा कमर्शियल टाइप में बड़े वाले, हाँ जी। तो ये पर नाजुक नाजुक से घर में बेगम के साथ मुझे लगता है आपने कभी भी हेल्प नहीं की, है ना? नहीं कभी कर ही देता हूँ। जी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आप थोड़ा सा आप ये इसमें हम शहद डालेंगे। हनी डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा कम ग्राइंड किया, जो दूसरा वाला हमारा वो थे सारी चीज़ें थी, अज्जा थे। तो अब हम इनको करने लगे हैं मिक्स, और आपके लिए ब्लेंड करने के लिए हमने उसको शहद इस्तेमाल किया कि शहद से वो थोड़ा सा गुलियों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। डन। वो जो नुस्खा है उसमें क्या क्या कुछ डल रहा है? उसमें ये कमरकस है, कमरकस, जी, लेमन सफेद। डालते रहिए इसमें। अच्छा, और ये फर्क क्या है इनमें? कौन से लोग ये वाले खाएं, कौन से लोग वो वाला खाएं? ये जो सकमोनिया वाला है ये बल्कि लोग खाएंगे, ये जो नुस्खा ये जो स्लिम लोग वो खाएंगे। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बल्कि और स्लिम, उससे नुस्खा ही बदल जाता है? हाँ जी। अच्छा, उसकी वजह बहुत- क्या है? असल में तो हर पेशेंट के लिए नुस्खा हमारा चेंज होता है, मिजाज और उसका हर चीज। ये हमने आपके सामने बहमन सफेद डाला, ये इसमें कमरकस मुसब्बर है। डाला और मुसब्बर डाल रहे हैं। क्वांटिटी जो है वो कितनी कितनी है इन सब चीजों की? ये सब 10-10 ग्राम है, ये वाला नुस्खा सारा 10 ग्राम। सारी चीज 10 ग्राम। और पहले जो बनाया ये आपने वो उसमें सकमोनिया 5 ग्राम है, बाकी सब फिलफिल स्याह, काली फिलफिल मिर्च से है। यानी काली मिर्च। ये फिलफिल दराज। सही, ये काली मिर्च की ही कोई चीज होती है फिलफिल नहीं, दराज? ये और चीज है। अच्छा, तो फिर ये दोनों को फिलफिल क्यों कहते हैं? ये तो तिब की जुबान तो बहुत सारी और ये जुबानों से मुश्किल। दालचीनी है, अच्छा, और ये क्या चीज है? ये अक्कर करहा। ये क्या चीज होती अक्कर है? करहा ये दर्दों के लिए भी है और दौरान खून को बेहतर करता है जिसमें। ठीक। और ये बेमन सुर्ख। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपने 3 नुस्खे बताए हैं। फर्ज किया अगर कोई एक इस्तेमाल कर रहा है, जी, फर्ज किया कोई एक इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा भी वो इस्तेमाल कर सकता है। दूध वाला कर रहा है तो उसके साथ कोई ये भी ले सकते दूध हैं। वाला और तो वो भी बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको आवाज आ रही है और लुब्रिकेशन की कमी है। ठीक है। वो नुस्खा सिर्फ उन लोगों के लिए है। सही। पहले सबसे पहले वो इस्तेमाल करेंगे 15 दिन, उसके बाद अगर उनको अफाका नहीं होता तो फिर इस नुस्खे की तरफ आएंगे। डन जनाब। जब हम वापस आएंगे ना ब्रेक से, तो इसकी गोलियां बना चुके होंगे हम, और ये जो आपके सामने सारी चीजें डाली हैं, इन तमाम चीजों को ग्राइंड करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह की एक पेस्ट बनेगी और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। हमारे यहाँ तिब खाना में इस वक्त बन चुका है एक तो ये दूध, जो कि हमने बताया जोड़ों के दूध के लिए, जिसमें वही दाना डाला। वही दाना।
दूध में, और दूध कह रहे हैं कि गाय का या भैंस का होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। अगर पानी भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें डालकर हल्की आंच पर आप इसे पकने के लिए रख दें। 1 गिलास यानी इस साइज़ के जो क्वांटिटी है दूध की, उसमें 2 खाने के चम्मच हमने वही दाना डाला था और तकरीबन 15 मिनट हमने पकने दिया। आप और भी देर से काट सकते हैं, जितनी देर में ये देखिए थोड़ा फूल गए हैं, मोटे हो गए हैं, और दूध जो है वो थोड़ा लेसदार है इस वक्त। सो इस तरह से इसे गरम गरम पीना है कि ठंडा करके थोड़ा नीम गरम हल्का सा, नीम गरम इसको रोजाना पीना, 10 दिन तक इसको पिए, ठीक, फिर 2-4 दिन गैप देके फिर 10 दिन पी लें। ठीक है, डन। और ये हमारे ये सामने वो जो पहला नुस्खा हमने बनाया था उसकी टेबलेट्स भी बन गई हैं। इसको थोड़ा शहद डाल के इसमें उसको इस अंदाज से गूंदना जैसे हम मकई का आटा घर में गूंदते हैं, सही थोड़ा उस सख्त अंदाज से। ठीक, ठीक, तो इसकी भी गोलियां बन जाएगी। इसको आप छांव में खुश कर लें और ऊपर टिश्यू पेपर रख दें ताकि डस्ट वस्ट से महफूज रहें। ठीक, और फिर इसी तरह से फिर इसका जो दूसरा नुस्खा था इसको भी ग्राइंड करके उसको प्रोसेस यही कर रहे हैं जो हमने सेकंड नुस्खा अच्छा, बताया। अब हम आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करने लगे हैं अज्जा, ताकि अगर मिस हो गए हों तो आप उनको नोट कर सकें। जिसमें जो पहला हमने बनाया है जो कि उन लोगों के लिए है जो आप कह रहे हैं कि थोड़े बल्कि मोटापे की तरफ माइल हैं, वजन उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसमें सूंड 10 ग्राम है, सूरनजान तलक 10 ग्राम है, मुसब्बर 10 ग्राम है, अजवाइन खुरासानी 10 ग्राम है, कलौंजी 10 ग्राम है, तुरबत 10 ग्राम है, सिकमोनिया 5 ग्राम है, सूरनजान शीरी 10 ग्राम है, काला दाना 10 ग्राम है और मेथी दाना 10 ग्राम है। दूसरा ये जो है जो कि आप उन लोगों के लिए है जो कि वज़न ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस्म में और जोड़ों में दर्द की शिकायत है, तो ये हड़हड़ अरहड़ जर्द 10 ग्राम, अक्कर करहा 10 ग्राम, कमरकस 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद 10 ग्राम, बहमन सुर्ख 10 ग्राम, फिलफिल दराज 10 ग्राम, फिलफिल स्याह 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम और मुसब्बर 10 ग्राम। अगर आप इनको बना लेंगे तो हकीम साहब का ये कहना है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको खासा फ़ायदा और फाका जो है महसूस होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम चल रहे हैं डॉक्टर कमल की तरफ और आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो है कि इंसानों पे क्या हकूक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर कमल, एक बड़ी कंफ्यूजन है कि हम अपने हकूक़ के बारे में तो जानते हैं, अपने फ़राइज़ के बारे में थोड़ी हमें कम इल्म होता है कि दूसरे के जो हकूक हैं वो क्या क्या हैं और उनका ख्याल हमने कैसे रखना है। बिल्कुल सही बात और रिश्तों के हकूक भी हम जानते हैं कि मेरी माँ को मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए या मेरे बाप को कैसे, लेकिन एक ऐसी औरत जो कि हमारी माँ नहीं है या हमारा बाप नहीं है या हमारी बहन नहीं है या बीवी नहीं है, उसके क्या हकूक होंगे? इंसानी माशरे में इंसानों पे हकूक का क्या हमें बताया गया? आपने बिल्कुल सही बात की फराह। पहली बात तो ये कि अगर हम नारा बुलंद करते हैं तो वो नारा हमेशा जो है हकूक का होता है कि मुझे मेरा हक मिल जाए, अबाउट माई ओन राइट्स। बिल्कुल। और अगर मुझे वो नहीं मिले तो समझे, हाँ मतलब ये कि आप देखें कि मुख्तलिफ सेटअप्स में बस यही बातें की जाती हैं। सही। जबकि हमारा दीन हमें ये बताता है कि अगर हम अपने फराइज पूरे करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को उसका हक मिल जाएगा। ठीक है। यानी अब देखिए ना, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, आप अपना फर्ज पूरा कर रही हैं, तो मुझे वो चीज वापस मेरे पे ही आ रही है कि मुझे कोई मेरा जो हक मिलता है वो भी दे रहा है। ठीक है। और आप देखते भी हैं कि बहुत सी जो मुहिमें चलती हैं ना, ये राइट्स की, ह्यूमन राइट्स के एट सर्टेन लेवल, वो मुहिमें ही चलती रहती हैं इसलिए कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो हकूक नहीं मिलते। बिल्कुल सही। तो हमें पहला प्रिंसिपल अपने लिए रखना है कि हमने हर रिश्ते में देखना है कि हम कैसे कोई हकूक अदा कर सकते हैं, मतलब यानी अपने फराइज जो हैं उनको कैसे पूरा करें। नंबर 1 ये। नंबर 2 जो आपने ये बात की कि जब हम सोचते भी हैं कि हमने अपना कोई फर्ज पूरा करना है तो वो सिर्फ वो लोग हमें याद आते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता है। हाँ जी। ठीक है ना, माँ है, ठीक है जी, उसने हमें पाला पोसा, उससे मोहब्बत भी है जी, और उसकी जरूरत भी है, इसी तरह बहन फितरत भी है हमारी, अल्लाह ताला ने हमारी अंदर एक एहसास रख दिया है। हर शख्स हमें कह भी रहा है कि भी देखो तुम्हारी माँ है या बीवी है या बच्चे हैं या शौहर है, इन सब का ख्याल रखना ये तुम्हारे हकूक फराइज में वो उसमें आता है। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेटेड लेके वैसे कर लेते हैं। लेकिन जहां आती है कोई भी मुआशरे में शख्स जिसको आप जानते ही नहीं है, हाँ, उसके लिए सोचना, वो एक इंसान है, वो एक इंसान है। हाँ। और हम ये देखते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम कितनी इनसेंसिटिविटी आती चली जा रही है कि हम मतलब जगह जगह ऐसे वाकयात देखते हैं और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इन्होंने सोचा भी नहीं, मतलब इनका ख्याल भी नहीं किया, कि कोई चीज जहन में नहीं आई। और कई दफा हम ये भी सोचते हैं कि हमारे सामने कोई अगर किसी छोटे से कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, उसको भी मारते हैं, थोड़ी देर के दिल में अफसोस आता है ना कि अच्छा मैंने मार दिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल। एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स पेश हुआ और उसने कहा कि जनाब मैं रोजाना इतनी बकरियां ज़िबा करता हूँ लेकिन मुझे तरस नहीं आता। तो आपने कहा कि जब तुम्हारे दिल से रहम खत्म हो जाए तो मैं क्या करूँ फिर?
तो रहम का जज्बा तो जो है वो तो जानवरों पे भी उसी तरह से, और जिस शख्स के अंदर अल्लाह ताला ये रखेगा, ये एक जिसे कह लें एहसास, उसको तो हर एक चीज़ के साथ फिर ये होगा। तो इसका खात्मा कैसे हो जाता है डॉक्टर कमर, कैसे हम, और फिर ऐसे कैसे हो जाता है कि हम दो खानों में बट जाते हैं, यानी अपनी माँ के लिए तो एहसास रखते हैं, दूसरे की माँ का एहसास हमें नहीं होता, हम अपनी बीवी के लिए तो एहसास रखते हैं, दूसरी की बीवी का एहसास हमें नहीं होता कि जिन चीज़ों पे हमें बुरा लगेगा वो दूसरे का, तो ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं? कुछ जगहों पे नहीं हम हसास हैं, कुछ जगहों पे हम बेहिस हैं। इसमें ना जो अगर मैं देखूं ना कि एक वो जो हदीस में आता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब को तुम बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोको, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते तो उसको दिल से तो बुरा जानो। आज तो पता है क्या कल्चर है, आप अभी यहाँ पे लड़ना शुरू करें और मैं सारा कुछ छोड़ के ऑन करूंगी और बनाना शुरू कर दूंगी वीडियो कि लड़ जाए मर जाए, मैंने तो इसे अपलोड करना है। हाँ, मैंने इसे अपलोड करना। मैं इसी में आपको दो पिक्चर्स दिखाना चाह रही थी, अगर स्क्रीन पे हम डिस्प्ले देखें इनका कि बड़ी वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। एक पिक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें नजर क्या आ रहा है कि ये यही है कि कोई मर रहा है, दड़ रहा है, और हर कोई सिर्फ उसकी पिक्चर बनाने में, आप देखिए कितने वाकयात हम इस वक्त देखते हैं। हाँ जी, पिछले दिनों पेट्रोल का जो सूरत हाल थी उसमें, और हमने एक बहुत वाकया हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, सियालकोट में दो भाइयों को कत्ल किया गया था, उसी के रेफरेंस और हाँ जी, और कैसे बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया था, और पूरे का पूरा मजमा खामोश देखता रहा था, और इवन कैमरामैन जो है वो तस्वीर, वो उसकी फोटोग्राफी करते रहे थे कि हमारे चैनल पे चलेगी तो बड़ी रेटिंग आ जाएगी। हाँ, मतलब आजकल ये भी बहुत रवाज है। अच्छा, दूसरी एक और पिक्चर अगर आप देखें, इसकी पीछे बड़ी कहानी है। ये एक फोटोग्राफर था और उसने एक अफ्रीकन एरियाज में, शायद सूडान में ये वाकया हुआ था, 1994 की बात है। अच्छा। और ये इसका ये प्राइज मिला था इनको किसी जगह पे, बहुत बड़ा किसी फोटोग्राफी का। अच्छा, इसमें उन्होंने लिया क्या था कि वहां पे बहुत ज्यादा कहत साली हुई और लोग मर रहे थे, तो ये एक बच्चा था, इसको पता चला कि करीब ही वहां पे कोई कैंप है जहाँ फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लोग वहां खाना लेने जा रहे हैं। तो ये वहां पे बच्चा जो था, अब उसकी हालत देखें, वो क्रॉल करता हुआ जा रहा था। ये फोटोग्राफर वहां पे मुख्तलिफ इवेंट्स को कैप्चर कर रहा था, और उसके पीछे गिद्ध था जो कि उसके पीछे पीछे चलता आ रहा था कि कब ये बच्चा हो के छोड़े और मैं इसके ऊपर अटैक करूं। उस फोटोग्राफर ने पता नहीं कितना टाइम लगा के इस पिक्चर को कैप्चर किया कि वो राइट मोमेंट में कैप्चर करूं, और इसने तस्वीर ली और उसके बाद वहां से चला गया। और ये दुनिया में बहुत मशहूर तस्वीर है। जी, बहुत मशहूर तस्वीर है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कई दफा हमें नहीं पता होता। आपको पता है कि उसने 3 महीने के बाद खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसको फौरन इस पे प्राइज मिल गया था, और इसको फर्स्ट प्राइज मिला था, और कोई बहुत जैसे प्रेस्टिजियस किस्म का अवार्ड था जो उसे मिला था। और कहा यह जाता है कि वो उसके बाद इतना रोया, और उसके दिल से ये मलाल नहीं जा रहा था कि मैं तस्वीर लेके आ गया, मैंने ये नहीं चेक किया कि वो बच्चा बचा या नहीं बचा, या उसको उठा के किसी जगह पे पहुंचा देता। तो मतलब किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में कि उस बच्चे का क्या फेट हुआ, क्या किस्मत में उसके था जो हुआ उस वक्त उसके साथ। लेकिन असल जो चीज है, इसको आजकल दुनिया में कहा जाता है बाय स्टैंडर इफेक्ट। अच्छा, बड़ा मशहूर ये एक चीज है जिस पे बहुत लोग काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि मतलब दुनिया के हिसाब से या साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें, वो कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई गलत चीज हो रही है, कोई नीडी इंसान है, जी, तो हर शख्स ये सोचता हुआ गुजर जाता है वहां से कि दूसरा कर लेगा, कि इतने सारे लोग खड़े हैं, मसलन एक्सीडेंट हुआ है, आपको खून भी नजर आया, आप कहते हैं कि इतने सारे गुजरे हैं ना, जरूर कोई रुक जाएगा। दरअसल मेरा ना, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, मैंने सौदे जल्दी लेने, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ूं। तो और बहुत से लोग हैं जो कर लेंगे। वो क्यों नहीं कर रहे? आखिर उनको भी तो करना चाहिए, और जब वो नहीं कर रहे तो मुझे क्या पड़ी है, मैं पढ़ूं, ये कोई बात नहीं। और इस पे वो कहते हैं कि इसकी वजह से आप मतलब आप अगर आप गूगल भी करें, आपको इतनी पिक्चर्स ऐसी मिलेंगी कि यही हो रहा है कि हर शख्स गुजरता चला जाता है और ये इनसेंसिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। सही। लेकिन वो जो मी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हम देखते थे कि कोई भी सवाब की या नेकी कमाने की या कोई भी हिस्सा डालने की जगह होती थी तो सहाबा किराम तो बढ़ के एक दूसरे के ऊपर इस पे रोया करते थे कि मुझसे पहले वो चला गया। कुरान में आता था ना कि फस्तबिकुल खैरात, के सबकत ले जाने वाले, सबकत लेके जाओ, यानी कि कहीं तुम देखो कि कोई काम ऐसा है तो बढ़ चढ़ के उसमें अपना हिस्सा डालो। बल्कि सूरतुल वाक़िया में देखिए ना, वो साबिकीन का जिक्र होता है, आगे बढ़ जाने वाले, पहल ले जाने वाले। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो ये अभी मैंने हदीस बताई थी ना, जो आप कह रही हैं कि मसला कहाँ है, मुझे अगर आप पूछे ना तो मसला ईमान की कमी है। अब इसमें एक सवाल आ जाता है जहन में, हम कहते हैं नमाजी तो बहुत नजर आते हैं, हाँ जी, ठीक है, और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले भी बहुत नजर आते हैं। देखिए, रिचुअल्स ठीक है, अपनी जगह बहुत अहम है और वो हमारे ईमान को
आगे से तकवीर भी देते करते हैं। हैं। लेकिन अगर आपने उस रिचुअल को या उस चीज को सिर्फ एक लफाजी या एक उस तरह एक रूटीन में कर लिया, लेकिन उससे आपके अंदर वो किरदार नहीं आया। मसलन आप देखें ना, तकवे का कोई लिबास नहीं है और परहेजगारी की कोई शक्ल नहीं है। आप देखें जब आप 5 दफा झुकते हैं, अपना सर नीचे रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्चर है नमाज वाला जो हम किसी के सामने किसी और सिचुएशन में नहीं करते, कभी भी। हाँ, नहीं करते ना। तो अगर हम हर दफा सोचें मेरी कोई जात नहीं है, मैं कोई चीज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे परसों से बहुत सख्त तकलीफ थी जब आपने मुझे वो वाकया बताया आपने, और मैं सोच रही थी कि ठीक है, एक खातून है और उसके साथ जो भी मसाइल हुए, या हम जनरली भी देखते हैं, हम कई दफा कोई बात ऐसी बोल जाते हैं, लेकिन दिल में थोड़ी देर के लिए ख्याल आता है कि चलो वक्ती तौर पे अगर कोई एक जरूरतमंद है मैं उसकी मदद कर दूं, ठीक है, उससे गलती होगी, उसके मसले मसाइल थे, जो भी था। लेकिन ये जो तकब्बुर आ जाता है ना इंसान में, वो तब आता है कि जब वो झुकते हुए, या तो झुक ही नहीं रहा, या झुकते हुए ये सोचता ही नहीं है कि मैंने अपने आप को तोड़ना है, मैं कोई कल को मैं भी या जब जगह खड़ा हो इंसान भी सकता कीड़े हूं। मकोड़ों की तरह नजर आने लगे। लेकिन हमने तभी ये बात भी की है कि कीड़े मकोड़ों पे भी तरसाना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपने रहम तो अपने अंदर इंसान पे जो हकूक हम देखते हैं ना कि हमें करना क्या है, कोई भी इंसान, उसका दीन, मजहब, कोई भी चीज, फिरका, कुछ भी हो, हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है, बिल्कुल सही, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दुरुस्त। एक कॉलर से बात करते हैं और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, आप हैं क्या? आप नहीं हैं? हेलो, अच्छा जी, वापस आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि एक बहुत खूबसूरत हदीस है और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, और उसमें इस तरह से आता है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि इब्ने आदम, जब मैं बीमार पड़ा था तो तूने मेरी खबर नहीं ली। मुझे खाना नहीं ज्यादा खूबसूरत हदीस है, बिल्कुल, बहुत मुझे खाना नहीं मैं दिया, भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं। तो वो इंसान का जवाब है कि या रब्बुल आलमीन, तू तो रब है हमारा, तो ये कैसे मुमकिन है, या ये चीजें तेरे साथ कहाँ से आ गई, वाबस्ता हो गई। तो अल्लाह सुब्हान व तआला आगे से फरमाते हैं कि जब मेरा एक बंदा बीमार था और तूने उसकी मिजाज पुरसी नहीं की, मेरा एक बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, बिल्कुल, मेरा एक बंदा प्यासा था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया, मैं उस वक्त उसके पास मौजूद था। बिल्कुल। यानी इंसान अगर ये सोचे कि ये मुझे खालिक से जोड़ने का जरिया है, तो इतनी बड़ी या ये कि इस बारे में मुझसे बासपुरुष होगी, सवाल तो होगी। आप देखें कुरान में बार बार आता है, गवाहियों के बारे में आता है, ठीक है, कि रसूल हम पे गवाह, इंसान पे गवाह, जो जगह है वो गवाही देगी कि हमने क्या क्या काम वहां पे किए। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि लैक ऑफ एम्पैथी, किसी का ख्याल ना रखना, ये ऐसे ही मामलात पे फिर डेवलप होता है। देखिए ना, मुनाफिकत की जो 4 खसलतें बताई गई, वो सारी भी तो इंसानों पे हकूक के मुनाफी ही है ना, कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, और क्या था कि जब बदकलामी करे, अमानत में खयानत करे, और जब उसको झगड़ा करे तो फिर बदकलामी करे, फहशगोई करे उसमें, यानी जैसे हम गालियां देने पे आ जाती हैं, कुछ भी कहते हैं। तो ये क्या है? इंसानों के हकूक की खिलाफ वर्जी है ना, और उस खिलाफ वर्जी पे देखें उस शख्स को मुनाफिक का दर्जा दे दिया गया। बिल्कुल मुनाफिक, और कहा गया कि अगर उसमें से अगर एक खसलत भी मौजूद है तो मुनाफिक की एक खसलत है, ये नहीं कहा कि नहीं फिर वो मुनाफिक नहीं है अगर एक उसमें क्वालिटी या जो भी ट्रेट है उसमें मौजूद है। बिल्कुल। इसी तरह हम देखते हैं एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है जब तक वो बंदा अपने किसी भाई की मदद में मसरूफ रहता है। बिल्कुल। यानी अक्सर ना लोग ये भी तो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें फायदा हुआ, क्या तुमने कमाया। यानी तो अगर हम आउट ऑफ वे जाके किसी भी इंसान के लिए जिसको हम जानते ही नहीं हैं, और फिर एक चीज, वैसे तो अल्लाह ताला कबूल करे सबकी इबादतें, और खास तौर पे शायर इस्लाम सारी हमारे लिए बहुत मोहतरम और बहुत मुतबर्रिक है। लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना 6 दफा उम्रे के लिए चले गए, 10 दफा उम्रे के लिए चले गए, तो मुझे एहसास होता है कितनी लड़कियां बिन ब्याही बैठी हुई, कितने घर भूखे हैं, कितनी जगहों पे आपने एक दफा उम्रा कर लिया, आप हर दफा उम्रे की नियत कर लें, उसमें एक स्ट्राइक कर लेना बैलेंस। आप अपना अमाउंट कुछ इधर भी लगाएंगे नहीं कि एक तरफ ढलक नहीं जाए,
बैलेंस के साथ सारी चीजों को देखते चले जाएं कि जहां आपको ईमान बढ़ाने की जरूरत है चले आप वहां भी गए, जहां पे आपको लगता है कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द, मेरी फैमिली में, मेरी सोसाइटी में कोई ऐसी जरूरत है तो मे बी इस दफा मैं वो जरूरत पहले जो है उसको तरजीह दे दूं। सही। तो ये सारे मामलात को इस तरह देखने की जरूरत है। लेकिन मुझे ये होता है कि हम हर मामले में सोचते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। जी। अगर हम ये सोच लें कि आज मैं किसी की तकलीफ दूर कर रहा हूँ, कोई भी इंसान है बेचारा परेशान है, तो कल को अल्लाह ताला मुझ पे कोई तकलीफ आएगी तो इसी तरह से अल्लाह ताला सबब बनाएगा मेरे लिए बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैं छोटी सी टिप अक्सर अपने बच्चों को भी देती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी कहती रहती हूँ कि मैंने कई दफा देखा आजकल ट्रैफिक में आप देखें आप फंस जाए, छोटी सी बात है और कोई आपको रास्ता नहीं देता, अगर आपने मुड़ना हो, टर्न करना हो, हर शख्स कहता है मैं ही तेजी से गुजर जाऊं। तो मैं कभी कभी ना, हालांकि मुझे जल्दी भी हो लेकिन मुझे लगे अगला कोई साथ वाला कोई लेफ्ट राइट पे बहुत डेस्परेट लग रहा है, तो मैं ना सिर्फ उस वक्त ये नियत करके कहती हूँ अच्छा मैं इसको जगह दे देती हूँ, चाहे पीछे वाला आपको हॉर्न मारना शुरू इतना करता है। हॉर्न मार रहा है और जाते हुए इतने गुस्से से देख रहा है, हाँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज मैंने इसको रास्ता दिया, किसी दिन मुझे बहुत जल्दी होगी, हाँ। बहुत मैं डेस्परेट होंगी कि मैं जल्दी कहीं पहुंच जाऊं, और रास्ते में तंगी आ रही होगी, अल्लाह ताला मुझे रास्ता देगा। और यकीन करें अल्लाह ताला ऐसे से ट्रैफिक में से फिर रास्ते देता है, और बाकी जिंदगी में भी आप देखें कि अल्लाह ताला आपने हमारी बहुत अच्छी मुश्किलात बात आसान की। वो जो राइट टू वे है ना, ये सिर्फ ट्रैफिक में ही नहीं है, वैसे इंसानी मुआशरों में भी हर है, चीज में। और हम लोग राइट टू वे नहीं देते ना, और ये भी नहीं देते कि किसका हक था कि रोड पे उसने इस तरफ से आना था, हमने उस हक की खिलाफ वर्जी की और हम चढ़ दौड़े रोड हाँ के जी। ऊपर, हम इसका कुछ ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जिसमें अमानत है, जिसमें सच बोलना है, जिसमें अहद को कायम रखना है, जिसमें दूसरों के जो हैं जज्बात है, उनके एहसासात, उनको मजरूह नहीं होने देना, उनकी जान माल इज्जत की हुर्मत का ख्याल करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमें एहसास अगर होगा तो हम इनका ख्याल करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जनाब हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। सियासतदानों से हमारी अक्सर मुलाकात जो है वो रहती है, लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त, सुबह के वक्त सियासतदानों का उठना जो है एक मुश्किल मरहला होता है। आज मेरे साथ एक ऐसी खातून है जिनको देख के लगता नहीं कि उनका कोई ताल्लुक सियासत से होगा। वेरी ग्लैमरस, वेरी गॉर्जियस माशाल्लाह से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, उनकी जो कमेटी है बराए खारजा अमूर जहाँ पे के फॉरेन रिलेशंस को देखा जाता है उसके साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, और इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ भी इसी तरह से किया था जब इन्होंने अपनी जो है अपनी फुप्पो के नक्शे कदम पे चलते हुए पलवशा बहराम के नाम से ये सारा सिलसिला जो है खाला के नक्शे कदम पे चलते हुए शुरू किया था। मेरे साथ हैं आज पलवशा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पलवशा? तो खाला के साथ प्यार का रिश्ता था या खार का रिश्ता था? जो उनके खाला के साथ तो प्यार का ही रिश्ता था, मगर उनके साथ ये था कि चूंकि वो उस सीट पे कॉन्टेस्ट करती थी और फिर अचानक से वो इलेक्शंस हुए, जनरल मुशर्रफ वाज इन पावर, और जनरल मुशर्रफ ने काफ़ी कदगनें लगाई। आपके हाल में आप उन कदगनों से मुत्तफिक हैं, वो सही थी या गलत थी? देखिए, ग्रेजुएशन की शर्त की बात करिए ना। मुत्तफिक बहुत सी चीज़ों से तो जाहिर है जनरली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें फिर मुझे वो कंटेस्ट करना पड़े इलेक्शंस, और उसके फ़ौरन बाद फिर मोहतरमा के साथ फिर बहुत लंबी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, कंटेस्ट करना पड़े इलेक्शंस, हाँ वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब दिस वाज नॉट माय चोजन फील्ड। अच्छा, लेकिन खैर ये तो ये कैसे चॉइस होता था कि हु विल बी इन पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट बी इन पॉलिटिक्स? ये कोई चॉइस ऐसी एज सच थी भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि जो बस किस्मत में होता है उस तरफ धकेल दिया जाता है। अगर फर्स्ट किया ग्रेजुएशन की शर्त थी और कोई और नहीं खानदान में से आ सकता था, तो क्यों जरूरी था कि खानदान से तो बहुत से लोग आ सकते थे, खुद मेरी खाला भी आ सकती थी, लेकिन उस वक्त वो इंटरेस्टेड नहीं थी। सो दैट पर्टिकुलर सीट जो थी उस वक्त वो प्रोविंशियल असेंबली की, लेकिन खैर वो एक स्टेपिंग स्टोन था और काफ़ी अच्छा वो एक रहा एक्सपीरियंस। लेकिन उस वक्त और आज में काफ़ी फ़र्क है, मुझ में भी
हालात ने भी। अच्छा, मगर- क्या क्या बदला यानी, और क्या? मतलब ऑफ कोर्स उस वक्त मैं इतनी मैच्योर नहीं थी। टुडे आई एम अ लिटिल मोर सेंसिबल, ऐसा लगता है। तो आपके ख्याल में सियासत में मैच्योरिटी में आना चाहिए, या फिर ये जो आजकल हम सोचते हैं कि नौजवान नस्ल और नौजवान की वो आदत? सब नौजवान नस्ल भी एक प्रोसेस के थ्रू हम सब गुजर के, आई बिलीव कोई इतना आसानी से इस जगह नहीं पहुंचता है। जो भी किसी पार्टी से आए वो एक प्रोसेस के थ्रू होके आता है, उसमें बहुत मुश्किलात भी होती हैं, स्ट्रगल होता है, उस सब के जाहिर है इवन फॉर यू मैं समझती हूँ आप भी यहाँ जो बैठी हैं तो किसी प्रोसेस के थ्रू ही होगे। बिल्कुल। एवरीबडी हैज़ टू टेक अ स्टार्ट, लेकिन वो जो एक मुश्किल पीरियड है वो सब गुजारते हैं, स्ट्रगल का, लर्निंग का। और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए था कि आई वॉज लकी टू हैव बीबी एज ए मेंटोर। फिर वो उनसे हमने सीखा फर्स्ट हैंड, जो शायद आज इतना बड़ा एक एजाज़ लगता है। सही। अब मैं आई कंसिडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को रियली लकी, और ख़ासतौर पे ख़वातीन को, इसलिए कि किसी खातून के साथ काम करना, एक खातून लीडर के तौर पे काम करना, और लीडर भी वो जो बहुत विजनरी हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इंस्टेड ऑफ के पार्टी लीडर जो है वो कोई मर्द हो, और हमारे यहाँ के जो मर्द सियासतदान आप समझते हैं कि वो जो पैट्रियार्कल सिस्टम की एक खसूसियात हैं उसमें से बाहर निकले हुए हैं, और वो ख़वातीन जो उनकी होती हैं मेंबर, उनको उसी तरह से ट्रीट नहीं करते जेंडर बाइस के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ। ये तो देखिए पार्टीज पे डिपेंड करता है, बहुत सी पार्टीज में ऐसा नहीं है। कौन सी पार्टी में ऐसा नहीं है? जैसे मैं अपनी पार्टी को देखती हूँ। आपकी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी? मैं नहीं कह सकती, शायद अंदरूनी तौर पर कुछ पार्टीज में मुश्किल हो, लेकिन ये फिलॉसफी पे है पार्टी की। हमारे यहाँ नेचुरली जब तक मोहतरमा हयात थी तो बहुत, खैर मैं तो डिफरेंट थी, आई लर्न फ्रॉम हर। उस वक्त मेरे भी फॉर्मेटिव ईयर्स थे और मैं सीखती रही, और उसी सांचे में ढलना मेरे लिए आसान था। लेकिन अभी भी हमारी पार्टी में एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव सिस्टम इन प्लेस है, जहाँ तफरीक नहीं है। ठीक। अगर आप सियासतदान ना होती पलवशा, तो फिर क्या होती? फिर शायद मैं आई डोंट नो, सिविल सर्वेंट होती, कहीं कोई नौकरी कर रही थी, कुछ तो कर रही मुझे तो लगता है आप बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर होती हैं, या फिर आप कुछ बहुत अच्छे एस्थेटिक्स के साथ होती हैं, क्योंकि व्हेनेवर मैंने आपको जब भी देखा है यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। ये ड्रेस सेंस जो है ये आप किसी को फॉलो करती हैं, कुछ इसके पीछे क्या सीक्रेट है? आई डोंट नो इफ आई एम, यू नो, समटाइम्स हम इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं अपनी इसमें कि शायद जो हमें दिल चाहता है बहुत सी चीज़ें पहनने का हम नहीं पहन सकते, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टेड ड्रेस कोड है, उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, बट नेचुरली वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं व्हेन वी चूज टू बी इन द पब्लिक एरिना, और फिर आदत हो जाती है। सही। लिहाजा हाँ, वैसे तो ड्रेसेस और अच्छे लिबास हर औरत पहनना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या उसमें तो मैं कितना का आप स्पेंड करती हैं इसके ऊपर, कितना का आप कॉन्शियस होती हैं इस बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपकी ज़िंदगी में कि हाउ आई लुक? आई स्पेंड, ये मुझे खुद ऐसे महसूस होता है कि मुझे इतना नहीं स्पेंड करना चाहिए, लेकिन चूंकि और जिम्मेदारियां मेरे पे नहीं, सो आई कैन अफोर्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन दिस, तो कब तक ऑन माई सेल्फ, यू नो, नॉट ओनली ड्रेसेस। और कितना इम्पोर्टेंट है हाउ आई लुक? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि एक तो आपको अपनी पर्सनली सेटिस्फैक्शन होती है, दिली खुशी होती है कुछ अच्छा पहनने से, लेकिन जनरली अपने ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते जो कुछ हम अर्न करते हैं, तो फिर तो सही इट्स फिर किस फायदे के हैं ये। और वैसे भी इससे जो हम इतना स्ट्रेसफुल एक जिंदगी गुजारते हैं, इट गिव्स अस सम रिलीफ, यू नो, दैट इज व्हाट आई फील। पैम्पर करना अपने आप को, उसमें से एक चीज ये हाँ, भी है बड़ा कि अच्छा आप है, और चूंकि लोग आपको पैम्पर इतना नहीं कर सकते तो खुद को कर लेना चाहिए। सही। अच्छा, लोग आपको कर नहीं सकते, या आप लोगों को इजाजत ही नहीं इतनी होती कि वो नहीं? करें? देखिए, लोगों को तो एक हद तक ही जाहिर है, डिपेंडिंग आपका क्या रिश्ता इजाजत होती है, लेकिन जो आप अपने लिए अपना ख्याल अगर हम खुद नहीं रखेंगे, तो ये मुझे अब वैसा महसूस होता है, तो फिर मेरा ख्याल सबसे अच्छा मैं खुद रख सकती हूँ। ठीक। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आई ओ इट टू माई सेल्फ, और हम सबको अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। जाहिर है जो लोग हमसे प्यार करते हैं, करीब हैं, घर वाले हैं, और अजीज रिश्तेदार, फ्रेंड्स हैं, वो भी रखते हैं टू अ ग्रेटर डिग्री, लेकिन खुद सबसे पहले इंसान को अपना न सिर्फ फिजिकल ख्याल, मेंटल हेल्थ का ख्याल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल, और वो तमाम चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना, दुखों से बचना, नेगेटिविटी से बचना, ये सबसे पहले हमारा अपना बहुत जरूरी। अच्छा पलवशा, ऐसा क्यों है कि तमाम पार्टीज़ को अमूमन जो ख़वातीन रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, बता रही होती हैं, या फिर सामने उनकी ज़्यादा आ रही होती हैं, तमाम बहुत खुश शक्ल और खुश लिबास ख़वातीन हैं? क्या ये ज़रूरी है ख़वातीन के लिए
कि और ख़वातीन सियासतदान के लिए कि वो अगर किसी फ्रंट रोल पे आना चाहें तो वो खुश शक्ल और खुश लिबास हो? नहीं, वैसे मैं इसको क्राइटेरिया तो ऐसा मुझे नहीं नजर लेकिन आता ऐसा हमें हमारे लगता यहाँ। है क्योंकि अमूमन को बहुत अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ उस खातून सियासतदान को शायद उतनी जगह नहीं मिलती जितनी। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग अपने स्टाइल्स में होते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ अपनी हमारी पार्टी में भी इतना और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में काफ़ी एक डाइवर्स एक इसमें होता है। ठीक। मतलब हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन वो एक चादर ली हुई घरेलू टाइप की खातून जो है जो कि नेशनल चादर भी असेंबली में लेनी उसमें पड़ती हो, है। अब चादर भी वो कम हमें नजर आती हैं, वो कम ख़वातीन नहीं होती हैं जी, वो होती हैं, बहुत कामयाब होती हैं, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल है। और कई जगह पे मुझे भी लेनी पड़ती है, कई जगह पे मुझे थोड़ा सा Obviously, डिस्क्रेशन है कि मैं आपके आगे बैठी हूँ तो नहीं ली। हाँ। लेकिन कई जगह पे मतलब ये तो एक कल्चर का हिस्सा है। मैं पर्सनली कल्चर को पर्सनली अपनी ज़िंदगी से तो खैर कभी भी नहीं समझती हमें अलग करना चाहिए, क्योंकि हमें इसको कैरी करते रहना चाहिए। सही। कल्चर शुड नॉट डाई। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका सक्सेस सीक्रेट, व्हाट वाज योर सक्सेस सीक्रेट मेरा जिसके तो साथ ऐसा आप? कोई आई डोंट नो इफ आई एम सक्सेसफुल, लेकिन यस यू आर। आपने अपनी जगह क्रिएट की है एक पार्टी के अंदर जहाँ पे कोई बहुत भी तो मजे में थोड़ा थोड़ा करते करते सभी आ जाते हैं इफ यू डोंट गिव अप। मेरा ख्याल है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हम हार ना माने और मुश्किलात से ना घबराएं, जो कि बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते रहें, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी थोड़ा इतने अच्छे मुश्किल दिन भी नहीं आते होते, हैं। लेकिन अगर हम उस फेज से गुजरते रहें तो पर्सनली आई बिलीव कि एट वन पॉइंट इन टाइम आप अपनी जगह खुद जो आपने हासिल की होती है काम से, मेहनत से, उसको कोई छीन नहीं सकता है। सही। लेकिन वो जगह जब कुछ जो लोगों को दे दी जाती है, जब लोग स्काई लैब्स बन के गिर जाते हैं, वो जगह इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, वो पायदार नहीं होती, वो जिसे कहते हैं कि मीटियोरिक राइज होती है तो फिर फॉल भी होती है। ठीक है। बहुत जल्दी अगर किसी प्रोसेस के थ्रू आए बगैर हम कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ से हटते भी हैं। वहाँ से गिरते भी हैं। बिल्कुल। और डर लगता है इस चीज से कभी ये जो नहीं, क्योंकि हम तो एक प्रोसेस में रहे हैं और उस प्रोसेस में मगर प्रोसेस के बावजूद It भी is हर एक a- चीज जो है उसमें उतार चढ़ाव रहता ही है, तो वो जो उतार चढ़ाव रहता है, का- जाहिर है, हाँ, जिंदगी है, तो static उसका नहीं हो सकती। खौफ या कोई फियर बाज़ कुछ लोगों पे होता है, हाँ होता होगा, आप पे नहीं है? शायद कभी होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ओवरवेलम कर जाता हो या मेरे असाब पे सवार हो जाता हो। सही। क्योंकि अपने अंदर खुद यकीन हो तो आप इतना नहीं डरते हैं। अच्छा, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड हैविंग अ कॉन्फिडेंट एंड I think it वेरी is your- असर्टिव पर्सनालिटी? ये तो अपने ख्याल में कोई हम इसी तरह बड़े होते हैं अपनी पर्सनैलिटीज लेके, शायद ऐसे ही हो, या शायद फिर हम लोग हालात से जिन प्रोसेस से गुजरते हैं उससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक। शायद ये बात एक ऐसी है। फिर हमारे जो लीडर्स हैं उनसे क्लोज इंटरेक्शन, उनकी जिद्दोजहद देखकर, और फिर बहुत हद तक ग्रूमिंग जो की होती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक तो जो घर में हमारी ग्रूमिंग होती है, और फिर जो हम एक पार्टी भी एक घर ही होता है, उधर ग्रूमिंग होती है, फिर दूसरों को देखकर भी। आई थिंक कि आपका एक तो यू आर बॉर्न विद सम थिंग्स, और some फिर कुछ talent आप skill, एक्वायर yeah. कर लेते हैं, तो ये उसी का एक मजमू है। कुछ सही। लोग बहुत, मैं समझती हूँ, पावरफुल पोजीशंस में भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कॉन्फिडेंस हमेशा, उनको- कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल दो ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है कि हर एक के पास हो, और जरूरी नहीं है कि जिस शख्स को वो दरकार हो उसके पास हो भी। बाज़ औक़ात बहुत सारा कुछ स्पेंड करके, बहुत सारी कोशिशें करके भी आप इन दोनों को हासिल नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात सबसे पावरफुल ओहदे, बहुत मजबूत और पावरफुल ओहदे भी आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस और वो ताकत नहीं दे सकते। सही। सीक्रेट मतलब ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? किसी चीज़ पे स्टैंड करता है ना, जैसे एक स्टैंड ये होता है कि यार ठीक है, व्हाट टू लूज। सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस आई बिलीव ये होता है कि सबसे पहले कि आपको खुद पता हो कि आप कितने पानी में हैं। हाँ, जब या आपको फिर ये खुद क्या- पता हो कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस जरा आ जाता है। आ जाता है। मतलब ये तो आपको भी पता है ना कि अगर आप यहाँ नहीं होंगी तो कहीं और होंगी, एंड यू विल बी डूइंग गुड, तो फिर आप नहीं डरेंगी। सही। तो कभी सोचा पार्टी बदलने का या किसी और तरफ जाने का? ये जो एक रिवाज चलता है सिलसिला। बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हम आई हैव ग्रोन अप विद दिस पार्टी, मैं इसी पार्टी में बड़ी हुई हूँ। बहुत सी बातें हमें अच्छी भी लगती, कुछ नहीं भी लगती, लेकिन वो इसी प्रोसेस का हिस्सा है।
और मैं पर्सनली समझती हूँ पार्टीज बदलने वाले जो हैं अनलेस कि उनको निकाल दिया जाए या उनके लिए इतना मुश्किल हो जाए, ये एक अच्छा फैसला भी नहीं होता। सही। अच्छा, सियासत है कि आपके लिए इज इट जस्ट अ आइडियोलॉजी होती, जिससे मैं आपको कह रही हूँ कि इसको बदलूं और मैं किसी ऐसी पार्टी में चली जाऊं जिसकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, तो जो मैं जाहिर है ऑन द सरफेस ऑफ इट तो चली जाऊंगी, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी अगर कोई है और उसको कोई फॉलो कर रहा है तो वो दिल से तो तब्दील नहीं हो सकती। सही। तो आप वैसे ही मिसफिट रहते हैं। नहीं, नजरियाती तौर पर जहाँ पे आप और fixed अगर हैं, आप आप fixed नजरियाती हैं। तौर पर नहीं कर रहे हैं फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं है। मगर ये आपका अपना फैसला है कि आप किसी नजरियात की बेसिस पर हैं, या मैंने बहुत से ऐसे अपने कॉलीग्स भी देखे और पार्लियामेंट में भी देखे जो बहुत आसानी से इधर से उधर होते थे। सही। और शायद उनके लिए पावर एक नजरिया थी और उनके लिए पावर से बाहर रहना मुश्किल था, लिहाजा ये नजरिया है। और अगर आप उस बेसिस पर सियासत करते हैं, और वैसे भी जो आपकी एक जगह एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है, आप कहीं नई जगह जाएं वो जगह आपको नहीं मिल सकती, ना आपको लोग कबूल करते हैं, ना आपको वो इज्जत मिलती है, और ना आप अपने अपने धड़ल्ले से जिसे कहते हैं खड़े होकर वो बात कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ मिसफिट। बिल्कुल सही। तो खैर कुछ लोग मजबूर भी होते हैं और शायद कुछ लोग सही फैसला भी करते हैं। ठीक, पलवशा, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी आप लोगों से मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमारी गपशप और मुलाकात पलवशा खान से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में है। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ जो है पलवशा बहराम के नाम से किया था। पलवशा, ये नाम की तब्दीली पलवशा बहराम से पलवशा खान, मुझे लगता है सूट नहीं किया कुछ नाम इलेक्शन? सूट नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मेरे नाना हैं उनका नाम था, बट माई आंट टुक इट ऑन। अच्छा। तो जब पहली दफ़ा इलेक्शंस थे तो इसी नाम के साथ मैंने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स में हमेशा आई हैड द मोहम्मद ज़ैन खान। यस, तो इट्स वन एंड द सेम। सही। फर्क नहीं, फिर उसमें चेंज उसमें आया इसलिए। अच्छा, तो ये मिक्स थोड़ा सा ट्राई, मतलब आपकी वो बनती है ना कि वालिद का ताल्लुक चार सद्दा से और वालदा जो है मचकवाल से। जी, दो प्रोविंसेस हैं। दो प्रोविंसेस का मैच है। तो किस प्रोविंस की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है? फिर कल्बी रुझान जिसे कहते हैं। मेरा वैसे दोनों की तरफ, और आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे ऐसी सिचुएशन है कि मैं बेस्ट ऑफ बोथ मिलता है। हाँ, बेस्ट ऑफ बोथ ही है, और बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर है तो अच्छा है, और वैसे भी इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है। सही। लेकिन आप जाती तौर पे आप समझती हैं कि नहीं, आप जाती ज्यादा तौर ज्यादा पे- पठान है या ज्यादा ज्यादा कोई पंजाबी पोठोहारी है? दोनों ही हूँ, तबीयत कुछ है? अच्छी बातें कुछ बुरी बातें इधर उधर की मिला के। अच्छा, दोनों ही हूँ। हाँ, सही। अच्छा पलवशा, मतलब कंटेस्ट करना है इलेक्शन और रिजर्व सीट पे आना, दोनों में से आप अगर चूज करें तो किसको चूज करेंगी? देखिए मैंने दोनों काम किए हुए। हाँ, लेकिन इलेक्शन बट कंटेस्ट करने इट ऑल में डिपेंड्स कि हाँ, मतलब आइडियली तो क्यों खवातीन कामयाब नहीं होती जब इलेक्शन लड़ने की बात? होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। वो डिपेंड करता है। देखिए मेरे केस में उस वक्त जब हमें मोहतरमा ने नॉमिनेट किया था तो वी वर वर्किंग वेरी क्लोजली विद हर, और उस वक्त से नहीं, तकरीबन इलेक्शन से 2 साल पहले से उस इलेक्शन फीवर में सारी पार्टी आ गई थी। तो जो लोग मोहतरमा के करीब थे, ज़ाहिर वो हर वक्त दे हैड टू बी ऑन द अवेलेबल होना चाहिए था उन्हें, और वो वहाँ मतलब इतने कमिटेड थे कि और हम कुछ नहीं कर सकते, हल्कों में नहीं जा सके। तो वो काम नहीं हो सकता था कि अगर आप 24 आवर्स वहाँ भी कमिटेड हो, और वो बहुत एक हेक्टिक टाइम था। मोहतरमा आ रही थी, बहुत सी चीज़ें थी, जिम्मेदारियाँ थी जो मुख्तलिफ लोगों पे थी, उनमें मैं भी शामिल थी। लिहाजा उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था कि हम वो भी करते कि वहाँ भी रहते, और वो एक और जो आप हल्के में जाते हैं फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। सही। लिहाजा उस वक्त यही मुनासिब था, और मगर इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत से मर्द भी हारते हैं, हाँ, हमेशा खवातीन जीतती भी हैं, और हार जीत तो इसमें होगी। हाँ, और कैसे लेती हैं आप? ऐसे हार इफेक्ट करती है आपको? थोड़े दिन डिमोरलाइज तो करती है।
आई एम ह्यूमन, डेफिनेटली सबको करती है। हाँ बिल्कुल। किसी तरह की भी हार हो, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, लोगों को पर्सनली अपने शोबों में अगर कोई सेटबैक आए, लोग जिंदगी में आए, लोग अपनी एक नौकरी से अलग हो जाएं, हर चीज का इफेक्ट जाहिर होता है। सही। लेकिन उसको आप ओवरकम करें, और इन माय केस मुझे इतना कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपने हार की बात की तो दिल हारना भी तो एक कैफियत का नाम है ना। so, इस हार को कभी आपने बर्दाश्त किया है? नहीं, एज सच नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल हार जाना। मैं इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूं। जस्ट केमिकल से। अच्छा, आप दिल हारने वालों में से नहीं, दिल जीतने वालों में से? आई वुड लाइक टू बिलीव ऐसे है, लेकिन ये दूसरे बता सकते हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, लेकिन आपको भी अंदाजा होगा, ये तो बैचलर रहना इस उम्र तक, मुझे यकीन है बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी लुक्स और आपकी स्टाइल और आपकी जहानत और आपके उसके गर्विदा होंगे। सो इज दिस एन ऑप्शन चॉइस के, या फिर वक्त नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली बहुत सी चीजें मिला के ऐसा हो गया कुछ, मगर एनीथिंग कैन चेंज। कोई मेरी स्टैटिक, मुझे रेहाम खान याद आ गई है, इसी जगह पे बैठे हुए इसी तरह की बात उन्होंने कही थी कि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड देन शी एक्चुअली सरप्राइज्ड अस विद इन मंथ्स। वो तो खैर एक और किस्सा है, लेकिन इसमें अभी देखिए कुछ चीजें अल्लाह के हाथ में होती है ना, और कुछ चॉइसेस हम चाहते हैं करना, वो नहीं होती, तो लेट गॉड डिसाइड व्हाटएवर इज बेस्ट। क्या चॉइस मुश्किल नहीं हो जाती? जैसे आप जिस जगह पर हैं, जब आप पावर को भी चख चुके हों, जब आप रिसोर्सफुलनेस को भी जरा देख चुके हों, हो जाती है ना? क्योंकि कई लोग आपके मेयार पे नहीं पूरा उतरते, कई लोगों के शायद मेयार पे हम ना उतरते हो, इट्स वाइस वर्सा। लेकिन फिर बहुत सी चीज़ें चूंकि आप खुद ही अचीव कर चुके होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको इम्प्रेस नहीं करती। ठीक। बहुत सी बातें आपको छोटी लगती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन माय केस पर्सनली आप ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए जिसको आप इज्जत की निगाह से ना देखते हो। अदर थिंग्स विल पास और रिस्पेक्ट विन ना कर सके। हाँ, तो अगर बाकी फैक्टर्स पे आप जाएं और अगर आप इज्जत दिल से ना करें किसी की, तो फिर ये भी अनफेयर है। लेकिन आई थिंक ये सब किस्मत और खुदा के हाथ में है। दैट इज व्हाट आई फील। और पलवशा, अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो ये कहें कि आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी, तो क्या आप जिंदगी में बैक सीट इस तरह की करने के लिए तैयार होंगी? मैं किसी के कहने पे नहीं छोड़ूंगी, खुद छोड़ूं तो फिर सब कुछ छोड़ दूंगी। अच्छा, तो जिंदगी में कभी ये सोचा है कि मैं खुद छोड़ सकती हूँ इस काम को? नॉट रियली, आई डोंट नो, अभी तो नहीं सोच रही, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, तो जिंदगी है। लेकिन किसी की डिक्टेशन पे तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो थोड़ी तो कोई शर्त पे शादी तो नहीं होती ना। हाँ, शर्त पे तो कोई भी काम नहीं होता। शर्त पे कुछ नहीं होता, तो देखेंगे अगर कोई शर्त दे ऐसी लगे। लेकिन आपको अंदाजा है कि आप माशाल्लाह कितनी प्रिविलेज हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी खवातीन जो हैं वो इस तरह की जिंदगी और इस तरह के नजरियात रखने का सोच भी नहीं सकती जिस तरह की आप रखती हैं। तो थोड़ा थोड़ा गैर पाकिस्तानी महसूस करती हैं आपको, अपने आप को गैर पाकिस्तानी? देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करती हूँ। ये जो हमारी इस खित्ते की हिस्ट्री है, इसमें उस वक़्त औरतों ने रूल किया है जब शायद दुनिया में कहीं नहीं कर रही थी, जब शायद वेस्ट में भी नहीं कर रही थी, जब रज़िया सुल्ताना, अ लॉट ऑफ अदर पीपल, चांद बीबी, यू नो, फिर इसमें कुछ हिंदू खवातीन भी थी। तो इस खित्ते की, और फिर जो वेस्ट में खवातीन आई वो इससे बहुत बाद आई। तो ये यहाँ पे लेकिन एक खासियत है कि यहाँ पे खानदानी निजाम से जिन भी खवातीन का आपने नाम लिया, दे वर ऑलवेज, लेकिन खानदानी निजाम से, बट दे फॉट फॉर डायनेस्टी। लेकिन वो जंगें भी लड़ी, और इससे पहले अगर आप हमारी मजहब की उससे देखिए तो हमारी मजहब में खवातीन ने जंगें ली। तो ये मैं नहीं समझती कि कोई इसका हमारी पाकिस्तानियत पे अगर हम जाएं तो फिर हमें ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी 5000 साल की तारीख को ओन नहीं करते हैं। जिस हिस्से को ओन करते हैं उसको हम खुद ही कोई रंग दे चुके हैं। लेकिन अगर हम असलियत पे जाएं तो वी आर 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, और इस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। बहुत से और किसी मुल्क हैं, कई वेस्टर्न ममालिक हैं, अमेरिका है और बहुत से वेस्टर्न ममालिक हैं जहाँ उनके पास ये तारीख नहीं है, लेकिन हम लोग क्रेडल रहे हैं सिविलाइजेशन का। अर्न करना पड़ा है, विन करना पड़ा है हमेशा। इसलिए उनकी जो खवातीन आई हैं वो हमेशा अपनी बेहतर सलाहियतों और काबिलियतों की बुनियाद पे यहाँ भी देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ अगर कोई किसी एक आई है किसी खानदानी उस पे विरासत पे भी, लेकिन वो जंगें भी लड़ी हैं, उन्होंने जाने भी दी हैं, लिहाजा दैट फैक्टर इज देयर कि ये कहीं नहीं था। मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ उस वक्त शायद दुनिया में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जो हमारे पास थे।
अब हम उन्हें ओन ना करें तो अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? तलवशा आपसे कोई कॉलर बात भी करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारे साथ हैं? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कमिंग बैक। अच्छा, ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, टेस एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है टॉमस हार्डी का। वो उस नावल में उसने ना एक ऐसी खातून की बिपता लिखी है, ऐसी दास्तान है कि वो खूबसूरत खातून थी तो उस पर क्या क्या कुछ गुजरती है, वो जो वेस्टर्न मुआशरे का आपने जिक्र किया, और वो एक ऐसी कहानी है जिसके साथ हर खूबसूरत खातून रिलेट कर सकती है। यानी उसको एक अगर शेर में मैं बयान करूँ तो अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी निगाह डाली। तो आप कभी इस उससे गुजरती है जो है कि एक इशू हरासमेंट का अक्सर मुआशरे में खवातीन को परेशान किए रखता है? देखिए, हरास मुझे तो कोई नहीं कर सकता, to be very out honest। there। नहीं, हम में से किसी को नहीं कर सकता बिल्कुल। लेकिन अब किसी की नीयत उसके अपने दिल में है, बट यू नो इट शुड नॉट अफेक्ट अस। हाँ, तो हाउ यू डील विद दिस? मैं इसको एक ह्यूमन नेचर का हिस्सा समझती हूँ। आई डोंट हैव टू, मैं आई टेक इट इन द स्ट्राइड के ठीक है, हम सब इंसान हैं, सबसे गलतियां और कन्फ्रंट करती हैं, नजरअंदाज नहीं, करती हैं। नहीं, दैट इज नहीं, हम क्यों कन्फ्रंट करेंगे? अच्छा, नहीं, व्हाई शुड आई? हमारी मेरे ख्याल में हम सब ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, और कन्फ्रंट क्या है, जस्ट लाफ एट इट एंड मूव ऑन। जाहिर है सही। इंसान है और गलतियां करते हैं, So, वो जो मैं भी करती होंगी। हर एक करता है ये गलतियों की, तो आपने बड़ी खूब कही, इसलिए कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दावा पैगंबरी कर सके या जो दावा कर सके कि वो कि हर तरह की गलती से मुबर्रा है। तो बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, एक जिंदगी का एक आम दिन जो होता है जिस दिन आपका कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होती, वो कैसा होता है? इसमें क्या अच्छा क्या होता कुछ हो है, रहा होता है? मुझे टाइम मिलता है कुछ अपने ऊपर लगाने का, मुझे टाइम मिलता है कुछ जो चीज़ें रह गई होती हैं, जो काम रह गए होते हैं वो करने का, कुछ रिलैक्स करने का। सही। मुझे, मैं जिस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मेरे से छिन जाए वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो इवन इफ इट इज फॉर अ फ्यू आवर्स, आई क्या रिलैक्स करने के लिए क्या? आई लाइक टू ले इन बेड एंड वॉच टीवी और हैव माय कप ऑफ टी, और बहुत सी चीजें हैं, गो फॉर माय गो टू द जिम, कहीं भी वॉक, ये सही, वो, घर कुछ के भी। कुछ काम। एक अपने जमाना काम। था जब जरूरी होता था कि आप खबरें, आप सुबह सुबह उठ के अखबारें सारी पढ़ें, और वो तो आप मैं बहुत पढ़ती सारी- हूँ अभी भी। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, जाहिर आप तो एक ऐसी कमेटी में है जिसमें आप दुनिया के नहीं, साथ नहीं, जुड़े वो तो हुई खैर हैं। मैं वैसे भी आदतन भी हमें पढ़ना पड़ता है, जाहिर है। आजकल शाम एक को और talk चीज show आ में जाए और हाँ, कोई आजकल एक वही मैं बात इल्म करने ना लगी हो। थी, एक और चीज आप लोगों की रूटीन में ऐड होगी है कि शाम के सारे शोज को भी आपको मेरे ख्याल में देखना पड़ता होगा। नहीं, वैसे मैं इतना जब नहीं देखती तब नहीं देखती, लेकिन जब खुद जाहिर है हमें जाना हो तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। विच होस्ट और एंकर यू लाइक इन पॉलिटिकल शोज? देखिए, बहुत से अच्छे होस्ट हैं। पर्सनली डोंट लाइक जो लोगों को लड़वा देते हैं या वो ऐसी साइड दिखाने, और कुछ हम भी खुद लड़ पड़ते हैं बेवकूफ़ी से, लेकिन जो उसको इंस्टिगेट करे और उसको चाहे कि वो अपनी रेट, वो उस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ। सही। लेकिन जहाँ मायनी खेज और एक अच्छी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही हो, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, और कई एंकर्स ऐसे हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू प्रमोट करते हैं। मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस वहाँ से जनरेट होता है। सही। और अब हमारे पास सोशल मीडिया है, तो उस पर भी मतलब हर शेड का ओपिनियन जो पहले दब जाता था या डर जाता था, वो आ जाता है। लेकिन अब हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों से फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं, होता तो वही है जो कि आपका, वो जिसे कहते हैं ना, जो आप सियासतदान चाहें नहीं, उससे सियासतदान चाहे वो तो ज़रूरी नहीं है दफ़ा हो लेकिन ये है कि नहीं, ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि पहले अगर मैं कुछ बात कहते डरती थी, तो अब मैं वो बात ट्वीट कर दूं। अच्छा, ठीक। मैं नॉट इन माई, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक आम पाकिस्तानी की बात करी, और मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग बड़े खुल के, और वैसे भी अपनी आइडेंटिटीज के साथ भी लोग एक अपना ओपिनियन रखते हैं, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कुछ अरसे पहले नहीं था। और अब शायद हालात इतने मतलब खतरनाक हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन और वैसे भी हमारे मुल्क में एक इस वक्त जंग जारी है, लिहाजा अब और खतरनाक है अपने ख्यालात का इजहार करना, लेकिन लोग करते हैं, और जो करते हैं मैं उनको मुझे लगता है बहुत पलवशा कि इसकी brave डाउन साइड भी है, और ये है कि जब हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं ना, अपने अरमान निकाल देते हैं, तो हम समझते हैं हमने अपने हिस्से का काम कर दिया जो हमने करना था। तो उसमें वो जो एक ड्राइव रहती है ना उन दिनों में, जबकि आप बहुत ज्यादा लफ्जों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो एक्चुअली कुछ करने के लिए रवा दवा रहते हैं, वो नहीं रही। हम सबसे ये समझते हैं हमने ट्वीट कर दिया, हमने फेसबुक पे मैसेज कर दिया, हमने बात कह दी,
वी हैव डन आवर जॉब, इट्स जॉब इज वेल नहीं, डन। वो खैर आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस कैन अफोर्ड टू डू दैट। जो पॉलिटिशियंस ट्विटर की दुनिया में या फेसबुक की दुनिया में रहते हैं उनके हालात थोड़े दिन बाद सामने आ जाते हैं। ठीक। मैं पर्सनली इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती जैसे लोग करते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो आई फील कि लोग इसको बड़ा अच्छी तरह भी यूटिलाइज करें। मगर ये नहीं हो सकता कि आप खाली ट्विटर की दुनिया में चंद हजार या लाख फॉलोअर्स की बेसिस पर सियासत करें। जो समझते थे उनको आपने देख लिया कि उनके साथ क्या खुल के बता दो उनके साथ क्या हुआ। नहीं, मतलब आप देख लें जो खाली ट्विटर पे और फेसबुक पे एग्जिस्ट करते हैं कुछ ऐसी, और कुछ लोग, खैर पहले ऐसा नहीं था, पहले तो जाहिर है ये इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट। अब जिस पार्टी की सोशल मीडिया का सेल उसने अपनी मतलब पब्लिक और अवामी मकबूलियत का भी भरपूर मुजाहरे किए हैं, तो जितनी उन्हें ट्विटर, लेकिन इट इज नॉट ओनली ऑन ट्विटर। ये अगर हम सोच लें कि ट्विटर पे अगर हम जिंदा हैं या कुछ हैशटैग्स पे, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। सही। इसकी कोई हैसियत ऑन ग्राउंड अरे फर्ज किया पलवशा जो है आज अपना इलेक्शंस हो रहे हैं और आप अपना इलेक्शन कैंपेन रन कर रही हैं, आपकी इलेक्शन वो जो एड्रेस होगा या किसी भी जगह पे इज्तिमा होगा, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उस पर कितने लोग आएंगे, कितने लोग इकट्ठे होंगे? देखिए, मैंने पहले भी किया और भी, मतलब हम एक दूसरे के लिए भी करते रहे। मैं नंबर्स पे फ्रैंकली इतना बिलीव नहीं करती तरह, बिकॉज आई बिलीव लोग सुनने आ जाते हैं, नॉट एवरीबडी जो वहाँ सुनने आया वो आपको वोट करेगा। सही। इसका आपने अमली मुजाहरा भी देखा कुछ पहले। तो अगर लोग आते हैं सुनने, मैं समझती हूँ यहाँ जो मैं बात करूँ, ये कितनी वाइड ऑडियंस है जो सुन रही होगी इस वक्त। वो एक मैदान में जमा नहीं है लेकिन सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं उन्हें एक मैदान में जमा करके कोई बात करूंगी तो वो फिर एक लोकलाइज्ड सियासत है उस एरिया की। सही। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो तो शायद इंटरनेशनली भी जा रही है जी। वो एक हल्के की सियासत के लिहाज से ठीक है। उसमें मैं नहीं समझती कि, मतलब अब तो एक ट्रेंड हो गया है ना जी कि लाखों में आप, और एग्जेजरेशन है फिगर्स में, और कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप उसको नाप के बताएं। अगर 50,000 लोग हैं तो आई कैन कन्वीनियंटली से कि 1.5 लाख हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो 1.5 लाख आदमी या 50,000 आदमी तमाम आपकी रिपोर्ट करने आए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो आपको सही। देखने आए हैं और अपना ओपिनियन फॉर्म करने आए हैं। बिल्कुल सही। हमें कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरा जी जी, मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं बताइए। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक तो पहले आपका बहुत प्रोग्राम मुझे इतना पसंद है कि मैं किसी और प्रोग्राम को इस टाइम में देखने के बारे में सोची भी नहीं हूँ, क्योंकि जितनी नॉलेज आपके प्रोग्राम से मिलती है और किसी प्रोग्राम में मुझे नहीं मिली। थैंक यू सो मच, मेहरबानी जी। हाँ जी। पलवशा खान आज हमारी मेहमान। जी, पलवशा खान आज हमारी मेहमान है, उनसे कोई सवाल करना चाहेंगी? जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और इतनी खुशी होती है कि कोई लेडी अगर पॉलिटिक्स में आके अपने आप को इतना प्रूव करके दिखाए कि हमारे नुमाइंदगी आप ही कर सकती हैं। ख्वातीन की और जितना नुमाइंदगी वेल मैनेज एक लेडी कर सकती है उतना मैन में है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने ये कमेंट जो किया है, इसी कमेंट को लेकर हम आगे चलेंगे। और पलवशा, मेरा ख्याल है थोड़ी सी इस पे बात की, ख्वातीन की जो नुमाइंदा ख्वातीन है ऐवानों में या पार्टी में, वो हक अदा कर रही हैं ख्वातीन की नुमाइंदगी का। इससे पहले एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, विच इज ड्यू। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात है पलवशा खान से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। पलवशा, हमने सवाल ये छोड़ा था कि क्या ख़वातीन जो नुमाइंदा हैं ख़वातीन की, वो ऐवानों में या पोलिटिकल पार्टीज़ में हक अदा कर रही हैं 52% ख़वातीन का? देखिए, पहले तो मैं पर्सनली इस जो ये नज़रिया हम रखते हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन की नुमाइंदगी कर सकती हैं, मैं इसी को ज़रा रेसिस्ट समझती हूँ, सॉरी सेक्सिस्ट समझती हूँ। ठीक है। क्योंकि जब हम एक लेवल से ऊपर जाते हैं तो जो भी आपका नुमाइंदा हो, लीडर हो,
वो जेंडर से मुबर्रा हो जाना हाँ, चाहिए लेकिन कुछ उसको। मसाइल ऐसे हैं जिसमें खातून ही ज्यादा अच्छी तरह समझ नहीं सकती वो तो है ऐसे मसाइल, यू कैन फील मोर, लेकिन जब हम खवातीन को कैद करते हैं ना कि हम सिर्फ खवातीन, और ये चाहते हैं काफ़ी पार्टीज़ में जहाँ इस किस्म का सिस्टम है कि खवातीन को खवातीन की नुमाइंदगी से आगे जाने ना दिया जाए, ठीक। ऐसा नहीं है। खवातीन हर जब आप एक लेवल से ऊपर उठते हैं, आप हर काम करने की सलाहियत आप में होनी चाहिए, बिल्कुल। और हमें उसको कैद नहीं करना चाहिए कि चूंकि आप एक खातून हैं तो सिर्फ आप खवातीन के ही मसले जो, और हमें प्रमोट करना, ये मेरी पर्सनल एक वो है कि हमें मर्दों के ऊपर भी ऐसी जिम्मेदारियां डालनी चाहिए और खवातीन पे भी वो जिम्मे, और आई वुड लाइक टू सी वुमेन डिफेंस मिनिस्टर, और इसी तरह खवातीन फॉरेन मिनिस्टर्स रही हैं, खवातीन फाइनेंस मिनिस्टर्स रही हैं, खवातीन प्राइम मिनिस्टर्स मोहतरमा रही हैं, तो ऐसी इस कैद से हमें पर्सनली मैं समझती हूँ आजाद होना चाहिए। मगर जाहिर है जब आपका जेंडर आपको देखता है एक पावरफुल पोजीशन में, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशंस और वो भी एम्पावर होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे साथ भी शेयर होना ये सब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बिल्कुल होना चाहिए, और उसके लिए हमें बीइंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक जेंडर, जो शायद हमारे तरह के मुमालिक में जिनको थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, तो हमें वो हम पे जिम्मेदारी जरूर है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जहाँ भी। एक खबर का हम सुन रहे थे बहुत ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, इमरान खान की शादी के बाद जरदारी साहब की शादी की भी सोशल मीडिया पे बड़ी अफवाहें गर्दिश में थी, कुछ उस बारे में आप बता सकती हैं? उनमें कितनी सदाकत कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा रिडिक्यूलस खबर मैंने सुनी नहीं। अच्छा। और इसमें सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने शादी कर ली है तो तमाम लीडर्स को मेलाइन करना, ये भी मैं समझती हूँ गलत है, और इस खबर में सदाकत तो छोड़े, इट इज वेरी रिडिक्यूलस। अच्छा, ठीक, मैं तो इसको यही समझती हूँ। सही। अच्छा, आपने फॉरेन रिलेशंस में आप हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिल रही होती हैं, पाकिस्तान का आपने क्या देखे हैं हालात और क्या देखती हैं आप, उसमें तब्दीली कैसे आएगी? पाकिस्तान जो ग्लोबली है, इंटरनेशनली अकेला है, तन्हा है, आप क्या समझती हैं कि वो? देखिए, इससे पहले मेरे थोड़ा सा एजाज ये भी रहा है कि मैं फॉरेन ऑफिस में आई वाज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कुछ सालों के लिए, कुछ चीज़ों को मैंने समझा भी है, उनसे भी सीखा है, और पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, एक बहुत डायनेमिक लोगों की बनी हुई मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे हमारे डिप्लोमेट्स हाँ, हैं। लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है ना उस तरह। वो तो खैर अब इनकी चॉइस है, लेकिन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एज ए मिनिस्ट्री बात करी कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि उससे मैंने पर्सनली बहुत लर्न किया। सही। और अनकरप्टेड इस वक्त तक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का प्राइम इंस्टीट्यूशंस में है। मैं नहीं समझती पाकिस्तान तन्हा है, और मैं ये भी नहीं समझती पाकिस्तान तन्हा हो सकता है, क्योंकि जहाँ हम हैं और जो हमारे आसपास हालात हैं, उसमें कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर हमारे बगैर न कामयाब हो सकती है और ना आगे चल सकती है। सही। और जब तक हम ये जंग नहीं अगर हम ये जंग नहीं लड़ते, तो आई टेल यू कि ये दुनिया में पीस और अमन का कॉन्सेप्ट मुहाल है पाकिस्तान के। वन लास्ट क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट अ वेरी ब्रीफ आंसर, वो ये कि अगर चूज करना पड़े सियासत और शादी में से, सेटल्ड लाइफ और करियर, क्या चूज करेंगे? दोनों दोनों इकट्ठे नहीं, एक को चॉइस कर सकती हैं आप, व्हिच विल बी योर चॉइस? नहीं, देखिए दोनों अभी तक एक तो चूज ही एक को कर बाद में अच्छा चूज एक को कर सकती हूँ, तो व्हिच वन इज योर चॉइस? फिर शायद सेटल लाइफ कर लूं, सेटल लाइफ, लेकिन फिर शायद बोर भी हो जाए थोड़े दिन और फिर वापस सियासत फिर में आ वापस आ जाओ। God bless you. It was wonderful having you and very nice meeting you. Please be seated. आपसे हम इजाज़त लेंगे इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।